पेज 16। शिक्षा। क्या सभी स्कूलों में अब दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? धारा 16 में कहा गया है कि सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि निधिबद्ध अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उन्हें संयुक्त रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान करें। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यधारा के स्कूलों को क्या करने की आवश्यकता है? बिना भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करें। अन्य बच्चों के समान ही इन्हें भी शिक्षा एवं खेलकूद तथा मनोविनोद की गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करें। भवनों, कैंपसों एवं अन्य विभिन्न सुविधाओं को इन तक पहुंचाएं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। ऐसे वातावरण में जो अकादमिक एवं निरंतर सामाजिक विकास में इनके पूर्ण समावेश के लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत अथवा अन्यथा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे। जो व्यक्ति अंधा, बहरा अथवा दोनों कमियों से ग्रसित है उसे उपयुक्त भाषा, तरीकों एवं संचार के साधनों द्वारा शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। बच्चों में सीखने की अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाना व उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक और अन्य उपायों को क्रियान्वित करना। प्रत्येक दिव्यांग बच्चों की भागीदारी ग्रहण करने की प्रगति के संबंध स्तर एवं शिक्षा को पूरा करने के क्रियाकलापों की निगरानी करना। दिव्यांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उच्च समर्थन वांछित दिव्यांग बच्चों को परिचारक उपलब्धि कराना। 15। पेज 17। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। समावेशी शिक्षा को साकार बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे? धारा 17 के अंतर्गत इसके लिए सरकार और स्थानीय निकायों को निम्नलिखित की आवश्यकता है। दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए तथा ये कहां तक पूरी की जा सकती है, इस हेतु ऐसे दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चों का एक सर्वेक्षण करें, जिसमें पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रचलन में आने के दिन से 2 साल के भीतर होगा। पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। उत्कीर्ण लेख ब्रेल में तथा विकलांगताग्रसित वे अध्यापक जो संकेत भाषा में योग्यता प्राप्त हो उनको तथा उन शिक्षकों को भी जो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हो उनकी नियुक्ति करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिकी संस्थानों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन केंद्रों की स्थापना करना। संचार के साधनों और प्रारूपों सहित उपयुक्त संबंधी और वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना। मूक व्यक्तियों को उनकी दैनिक संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कीर्ण तथा संकेत भाषा को बढ़ावा देना। संचार और भाषा विकलांगता को दूर करने व उन्हें उनके समुदाय में और समाज में योगदान देने के लिए उपरोक्त को बढ़ावा देना। मानक विकलांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त किताबें, अन्य सीखने की सामग्रियां तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। मानक विकलांगता के आधार पर उपयुक्त मामलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। विकलांगताग्रस्त छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त बदलाव जैसे परीक्षा पत्र पूरा करने। 16। पेज 18। शिक्षा के लिए अतिरिक्त समय देना। लिपिक अथवा टंकक की सुविधा तथा दूसरी एवं तीसरी भाषा को पाठ्यक्रम से छूट देना की व्यवस्था करना। सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या कानून दिव्यांग लोगों की प्रशिक्षा आवश्यकताओं की भी जानकारी देता है? धारा 18 के अनुसार दिव्यांग लोगों को प्रौढ़ शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसे सुरक्षा देने व बढ़ावा देने तथा अन्य लोगों के साथ समान रूप से शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा उन्हें सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा उपाय किए जाएंगे। मानक विकलांगता वाले लोगों की शिक्षा के संबंध में कानून की क्या राय है? धारा 31 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक 6 से 18 वर्ष के मानक विकलांगतायुक्त बालक को अपने पसंद के अनुसार नजदीकी स्कूल में अथवा विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके आगे धारा 32 में निहित है कि सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान तथा सरकार से अनुदान प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% से कम सीटें आरक्षित नहीं रखेगी तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में भी 5 साल की आयु की छूट भी देय होगी। 17। पेज 19। क्या कौशल विकास और रोजगार। सरकार को दिव्यांग लोगों के कौशल विकास और रोजगार के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। हाँ, धारा 19 में कथन है कि दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर ऋण के प्रावधान के साथ उपयुक्त सरकार योजनाएं व कार्यक्रम बनाएंगी। ये सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम किस पर केंद्रित होंगे?
मुख्य धारा की सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यावसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण योजनाएं और कार्यक्रम समर्थन और सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधानों के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के आमिलन को सुनिश्चित करेंगे। बाजार के साथ क्रियाशील संपर्क के माध्यम से विकासशील, बौद्धिक, बहुविकलांगताओं तथा ऑटिज्म पीड़ितों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार में की गई प्रगति पर असंतुलित डाटा का रख रखाव करना। रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था जिसमें माइक्रोइन शामिल है। दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग। क्या दिव्यांगों को रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है? धारा 20 में कहा गया है कि रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बशर्ते कि उपयुक्त सरकार अपने संस्थान में चलाए जा रहे कार्य के प्रति सम्मान रखते हुए अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो तो किसी संस्थान को इस धारा के प्रावधान से छूट दे सकती है। क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को उचित व्यवस्था एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है? हाँ, धारा 20 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को दिव्यांग कर्मचारियों को उचित व्यवस्था तथा उपयुक्त बाधारहित एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। 18 पेज 20 कौशल विकास और रोजगार। क्या दिव्यांग लोगों को विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है? नहीं, धारा 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या एक सरकारी सेवक को जो सेवा में रहते हुए विकलांगता का अधिग्रहण करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? नहीं, कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान ऐसे किसी कर्मचारी को जिसने अपनी सेवा के दौरान विकलांगता अधिग्रहित की है, सेवा से अलग नहीं करेगा अथवा पदच्युत नहीं करेगा, बशर्ते कि यदि कर्मचारी विकलांगता अधिग्रहण करने के पश्चात अपने पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसे समान वेतनमान सेवा लाभों के साथ दूसरे पद पर रखा जाएगा तथा यदि उसे अन्य किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो तब तक जब तक कि उसके लिए एक उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हो जाता अथवा वह अधिवर्षता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, दोनों में से जो भी पहले हो, उसे अधिसंख्य पद पर रखा जाएगा। क्या दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा बनाई जाएगी? हाँ, धारा 20.5 में वर्णित है कि दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां उपयुक्त सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बनाई जाएगी। एक समान अवसर नीति क्यों है और इस नीति को कौन बनाता है? जैसा कि धारा 21 में वर्णित है कि समान अवसर नीति इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ एक प्रतिष्ठान द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों से युक्त दस्तावेज है तथा इसे तैयार किया जाना है एवं प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा अधिसूचित किया जाना है और मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त जैसा भी मामला हो उनके सम्मुख पंजीकृत किया जाने वाला एक दस्तावेज है। क्या एक प्रतिष्ठान द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों का रिकॉर्ड व उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है? हाँ, धारा 22 में वर्णित है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के रिकॉर्ड, उनको दी गई सुविधाओं तथा इस कानून के प्रावधानों के अनुपालन में अन्य आवश्यक जानकारी का रख रखाव करना आवश्यक है। 19 पेज 21 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। रोजगार कार्यालयों को क्या करना चाहिए? धारा 22 के अनुसार रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांग का रिकॉर्ड का रख रखाव करना होगा तथा ये रिकॉर्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। मानक विकलांगता वाले दिव्यांगों के लिए उपयुक्त नौकरियों का चुनाव करने के लिए सरकार क्या करेगी? धारा 33 के अनुसार उपयुक्त सरकार को चाहिए कि धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठानों में आरक्षित रिक्तियों के संबंध में मानक विकलांगता वाले दिव्यांगों द्वारा धारित किए जाने वाले पदों की पहचान करना है। 2 ऐसे पदों की पहचान करने के लिए मानक विकलांगताओं वाले लोगों के प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना है तथा 3 चिन्हित पदों की नियमित समीक्षा करना जो कि 3 साल की समयावधि से अधिक न हो। मानक विकलांगता वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत क्या है तथा इसे कैसे विभाजित किया जाता है? धारा 34 में वर्णित है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार को प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक ग्रुप पदों के संवर्ग बल के 4% पदों को मानक विकलांगतायुक्त लोगों द्वारा भरा जाना है जिसमें से 1% खंड क तथा ग एवं 1% खंड घ तथा अ में वर्णित मानक विकलांगताओं के लोगों के लिए आरक्षित होंगी जिनका विवरण नामत यह है कि क अंधापन एवं कम दृष्टि, ख बहरापन व सुनने में कठिनाई, ग मस्तिष्क पक्षाघात सहित गतिरोध विकलांगता, कुष्ठ रोग, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित एवं मानसिक कुपोषण, घ स्वालीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता तथा मानसिक बीमारी। 20 पेज 22 कौशल विकास और रोजगार।
अंग खंड क से घ में वर्णित विभिन्न विकलांग लोगों में से बहुविकलांगता जिनमें बहरा अंधापन शामिल है उनके लिए विशेष विकलांगता हेतु चिन्हित पद। क्या पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान है? पदोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। क्या सरकारी प्रतिष्ठान मानक विकलांगता वाले लोगों को नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण में छूट मांग सकती है? हाँ, मुख्य आयुक्त, उपयुक्त सरकार अथवा राज्य आयुक्त जैसा भी मामला हो उनसे परामर्श करते हुए किसी सरकारी प्रतिष्ठान में किए जा रहे काम के प्रति सम्मान रखते हुए अधिसूचना द्वारा एवं ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में बताई गई हो, इस धारा में निहित प्रावधानों से किसी सरकारी प्रतिष्ठान को छूट दे सकती है। यदि मानक विकलांगता के वर्गों के लिए चिन्हित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाएगा? धारा 34 में कहा गया है कि जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति मानक विकलांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने की स्थिति में नहीं भरी जाती है अथवा अन्य किसी उचित कारण से नहीं भरी जाती है तो इस रिक्ति को बाद के भर्ती वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और यदि बाद के भर्ती वर्ष में भी मानक विकलांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो इसे पहले 5 वर्गों में परस्पर विनिमय द्वारा भरा जाएगा तथा केवल उसी स्थिति में जब उस भर्ती वर्ष में उस पद के लिए विकलांगता युक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नियोक्ता उस पद को विकलांगता धारित व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करते हुए भरेगा, बशर्ते कि किसी प्रतिष्ठान में यदि रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि नियत वर्ग का व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो इन रिक्तियों को सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 5 वर्गों के मध्य परस्पर विनिमय द्वारा भरा जाएगा। क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी? धारा 34 में वर्णित है कि सरकार अधिसूचना द्वारा मानक विकलांगता धारित लोगों के लिए उच्चतम आयु सीमा में वांछित छूट को जैसा उसे उचित लगे अधिसूचना द्वारा प्रदान कर सकती है। 21 पेज 23 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए कानून में क्या प्रावधान है? धारा 35 में वर्णित है कि उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंदर गैर सरकारी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को इस हेतु कि उनका कार्यबल लगभग 5% मानक विकलांगता वाले लोगों से युक्त हो, प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को विशेष रोजगार केंद्रों को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? हाँ, धारा 36 में वर्णित है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा इस तिथि से प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता मानक विकलांगता धारित लोगों की उन रिक्तियों की जो मौजूद है तथा जो भविष्य में होने वाली है उनका ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार इनकी जानकारी अथवा विवरण उन विशेष रोजगार केंद्रों को उपलब्ध कराएगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो तथा प्रतिष्ठान इस संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। क्या गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में भी आरक्षण है? सभी संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों में मानक विकलांगता धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए कृषि योग्य भूमि एवं आवास आवंटन में 5% आरक्षण है। मानक विकलांगता धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए सभी गरीबी उन्मूलन तथा विभिन्न विकास योजनाओं में 5% आरक्षण है। रियायती दरों पर ऐसे स्थानों पर भूमि आवंटित करने जहां पर इस प्रकार की भूमि को आवासीय उद्देश्य हेतु, आश्रय हेतु, व्यवसाय स्थापित करने हेतु, उद्यम स्थापित करने, कारोबार लगाने, मनोविनोद केंद्र स्थापित करने तथा उत्पादन केंद्रों को स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाएगा, वहां पर 5% आरक्षण दिया जाना है। 2222 पेज 24 उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान। क्या उच्च समर्थन वांछित विकलांगता धारित लोगों के विशेष प्रावधान है? हाँ, धारा 38 में वर्णित है कि मानक विकलांगता धारक कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा उसके लिए कोई भी संगठन उपर्युक्त सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण में उच्च समर्थन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण इस आवेदन को एक निर्धारण बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो मामले का आकलन करेगा और इसकी रिपोर्ट उच्च समर्थन प्राप्ति और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रेषित करेगा। प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार तथा संबंधित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस हेतु उपर्युक्त सरकार के आदेशों के अनुसार समर्थन प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। 23 पेज 25 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा मनोविनोद। समुदाय में रहने और रहने का पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या करना आवश्यक है?
धारा 24 के अनुसार सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को रहने का पर्याप्त मानक प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने और समुदाय में रहने के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी तथा विकलांगता धारित लोगों की सहायता की मात्रा इन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत कम से कम अन्य व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार ही योजनाओं से कम 25% अधिक होगी। समुदाय में रहने और स्वतंत्र रूप से रहने को सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी? क सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श के क्षेत्र में अच्छी रहने की स्थिति के साथ सामुदायिक केंद्र। ख विकलांगता धारित उन बच्चों के साथ साथ जिनके परिवार नहीं है अथवा जिनको त्याग दिया है अथवा जो बिना आश्रय अथवा आजीविका के हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में समर्थन। घ विकलांग महिलाओं को समर्थन प्रदान करना तथा उनके बच्चों के पालन पोषण में सहयोग देना। आगत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच तथा विशेष रूप से शहरी झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में उपयुक्त और सुगम स्वच्छता भी सुविधा। च ऐसी आयु सीमा जिसे अधिसूचित किया गया हो उसके साथ दिव्यांग लोगों के लिए साधन एवं उपकरणों, दवाइयों एवं नैदानिक सेवाओं और निःशुल्क सर्जरी के प्रावधान। छ अधिसूचित आयु सीमा की तय सीमा के अधीन दिव्यांग लोगों को विकलांगता पेंशन जब 2 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत दिव्यांग जिन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय में नहीं लगाया गया हो उन्हें बेरोजगार भत्ता प्रदान करना। 24 पेज 26 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा मनोविनोद। झ उच्च समर्थन वांछित दिव्यांग लोगों को देखभालकर्ता भत्ता। न्य राज्य कर्मचारी बीमा योजनाओं अथवा अन्य विधायी अथवा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रायोजित बीमा योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले दिव्यांगों के लिए व्यापक बीमा योजना। ट कोई अन्य मामला जिसे सरकार उचित समझे। दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? धारा 25 में वर्णित है कि सरकारी एवं निजी सभी अस्पतालों में और अन्य स्वास्थ्य रक्षा संस्थानों और केंद्रों में बाधा रहित मुफ्त पहुंच, इलाज और सेवा में प्राथमिकता तथा आयु सीमा के अधीन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा प्रदान की जाएंगी। विकलांगता होने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? धारा 25 में ये भी निर्धारित है कि संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देने तथा विकलांगता को रोकने के लिए उपाय करेंगे तथा योजनाएं अथवा कार्यक्रम बनाएंगे तथा इसके लिए वे क विकलांगता के कारणों का अनुसंधान और जांच से संबंधित सर्वे किया जाएगा। ख विकलांगता रोकने के अनेक कारणों को बढ़ावा दिया जाएगा। ग वर्ष में एक बार जोखिम स्तर के बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से सभी बच्चों की कम से कम वर्ष में एक बार जांच की जाएगी। घ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना। अंग प्रायोजन अथवा जागरूकता अभियान प्रायोजित करने तथा सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रसार करना अथवा सूचना प्रसारित करने का कारण बनना। च बच्चों तथा माता की देखभाल के लिए प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव बाद के कदम उठाना। छ स्कूल पूर्व संस्थानों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व स्तर के कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना। 25 पेज 27 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। जब विकलांगता के कारणों तथा ग्रहण किए जाने रोकथाम के उपायों से जनता में टेलीविजन, रेडियो तथा अन्य मास मीडिया साधनों द्वारा जागरूकता फैलाना। झ प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। न्य जीवन रक्षक आपातकालीन उपचार तथा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं। ट दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष रूप से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था। क्या सरकारी सेवा में दिव्यांग लोगों के लिए बीमा योजनाएं तैयार की जाएंगी? हाँ, धारा 26 के अनुसार सरकार को अधिसूचित करते हुए अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनानी है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए जाएंगे? धारा 27 में वर्णित है कि दिव्यांगों के लिए आर्थिक क्षमता के अंतर्गत तथा सरकार के विकास के लिए तथा स्थानीय प्राधिकरणों की सेवाओं तथा पुनर्वास के कार्यक्रमों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्रों में निष्पादित की जाएगी अथवा निष्पादित कराई जाएंगी तथा इसके लिए वित्तीय सहायता एनजीओ को उपलब्ध कराई जाएगी तथा एनजीओ के साथ परामर्श से पुनर्वास नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। दिव्यांग लोगों के पुनर्वास और पहनावे को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा? धारा 28 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए आवास व पुनर्वास आवश्यक व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे व्यक्तिगत माध्यम से एवं संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास प्रारंभ करेगी अथवा करवाना सुनिश्चित करेगी।
दिव्यांग लोगों के पास एक सांस्कृतिक जीवन हो तथा वे मनोरंजक गतिविधियों में भाग लें, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? धारा 29 के अनुसार संबंधित सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों को चाहिए कि वे दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को प्रायोजकता प्रदान करें। विकलांगता इतिहास संग्रहालय की 26 पेज 28 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा मनोविनोद स्थापना करें, जिसमें इतिहास व इससे जुड़े अनुभवों का विवरण हो। मनोरंजन केंद्रों व अन्य परस्पर जुड़ाव संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक तथा कला के पाठ्यक्रमों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पुनः डिजाइन करें तथा स्काउटिंग में, नृत्य में, कला कक्षाओं में, आउटडोर कैंपों तथा साहसिक गतिविधियों में इनको भागीदारी की सुविधा प्रदान करें तथा मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरणों तथा यंत्रों का निर्माण करें, जिससे वे इन गतिविधियों में शामिल हो पाएं तथा ये सुनिश्चित करें कि श्रवण शक्ति में कमी वाले लोग इन कार्यक्रमों तक संकेत भाषा निर्वचन के माध्यम से इन तक पहुँच पाएं। क्या उपाय किए जाएंगे जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति खेल गतिविधियों में भाग ले सके? धारा 30 कहती है कि खेल प्राधिकरणों को खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व इनका विकास करने के लिए इन्हीं योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करना होगा। इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को पुनर्गठित करना होगा। सभी खेल क्रियाकलापों की ढांचागत सुविधाओं को पुनर्गठित व समर्थन करना होगा। खेल गतिविधियों में अभिक्षमता, प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना। प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खेल गतिविधियों में बहुसंवेदी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। प्रशिक्षण के लिए राज्य की कला खेल सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि आवंटित करना। विकलांगता विशेष खेल स्पर्धाओं का आयोजन करें व इनको बढ़ावा दे तथा इन स्पर्धाओं में जीतने वालों व अन्य प्रतिभागियों को इनाम भी दें। 27 पेज 29 उपयुक्त सरकार के दायित्व व कर्तव्य। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? धारा 39 में वर्णित है कि संबंधित सरकार को मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के साथ विचार विमर्श करते हुए दिव्यांग लोगों को प्रदान किए गए अधिकारों की रक्षा, प्रोत्साहन, समर्थन अथवा जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देकर तथा संवेदी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए सुनिश्चित करनी होगी। संपर्कता मानकों एवं इनके क्षेत्रों को कौन निर्धारित करता है? धारा 40 के अनुसार केंद्र सरकार को मुख्य आयुक्त के साथ विचार विमर्श करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं जानकारी, जिसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियां एवं प्रणालियां शामिल हों तथा अन्य सुविधाएं और सेवाओं संबंधी नियमों का निर्धारण करना है। दिव्यांग लोगों की वैयक्तिक गतिशीलता पर कानून की क्या राय है? धारा 41(2) में वर्णित है कि संबंधित सरकार दिव्यांग लोगों की व्यक्तिगत गतिशीलता को वहनीय लागत पर प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करते हुए, वाहनों का पुनः संयोजन करते हुए तथा व्यक्तिगत गतिशीलता सहायता का प्रावधान करते हुए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाएगी। क्या दिव्यांगों तक दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट प्रारूपों को संपर्कशील बनाई जाएगी? हाँ, धारा 42 के अनुसार संबंधित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रव्य, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद विषय वस्तु सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हों तथा दिव्यांग लोगों को श्रव्य, विवरण, संकेत भाषा निवचन तथा नजदीकी अनुशीर्षक प्रदान करते हुए उनके लिए सुलभ बनाएगी। वस्तुओं के सार्वभौमिक ढांचे पर कानून को क्या कहना है? धारा 42 में वर्णित है कि दैनिक उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक सामना और उपकरण एकरूपी ढांचे में उपलब्ध हों तथा धारा 43 संबंधित सरकार को यह अधिकार प्रदान। 888 पेज 30 उपयुक्त सरकार के दायित्व व कर्तव्य करती है कि दिव्यांगों के लिए सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और सामान्य उपयोग के उपसाधनों के विकास को बढ़ावा देने, उत्पादन बढ़ाने तथा वितरण के लिए उपाय करें। इमारतों को सुलभ बनाने के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाया जाएगा? धारा 44 में वर्णित है कि किसी भी प्रतिष्ठान को किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि बिल्डिंग प्लान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तथा किसी भी भवन को पूरा होने अथवा इसका कब्जा लेने संबंध प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर ले। सभी सार्वजनिक इमारतों को दिव्यांगों के लिए कब सुलभ बनाया जाएगा? धारा 45 में वर्णित है कि सभी मौजूदा सरकारी इमारतों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इन नियमों के अधिसूचित होने के 5 वर्ष के भीतर सुलभ बनाया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार मामला आधार पर इन प्रावधानों के अनुपालन के लिए राज्यों की तैयारी की स्थिति व अन्य संबंधित मानकों के आधार पर समय सीमा को बढ़ाने में छूट दे सकती है। इसके आगे संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिकीकरण पर आधारित
अपनी सभी इमारतों और स्थान जो आवश्यक सेवाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटलों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए कि वे दिव्यांगों की पहुंच तक सुलभ हों, इस हेतु एक कार्य योजना बनाएंगे। क्या सेवा प्रदाताओं के लिए भी दिव्यांगों को सुलभ सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है? हाँ, धारा 46 में वर्णित है कि सेवा प्रदाता चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी हो, केंद्र सरकार द्वारा सुलभता पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार में इन नियमों के अधिसूचित होने के 2 वर्षों के अंदर अंदर सेवा प्रदान करनी होगी। यद्यपि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के साथ विचार विमर्श कर सेवा को निर्दिष्ट वर्ग को सेवा प्रदान करने की समय सीमा को आगे विस्तारित कर सकती है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधनों को प्रशिक्षित व विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा? 29, 22